हेलो एवरीवन। पिछला जो वीडियो है मेरा वो अधूरा रह गया था, तो आइए चलिए उस वीडियो को पूरा करते हैं। तो सिलेंडर हेड के अंतर्गत हम बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ फैब्रिकेटिंग सिलेंडर हेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। जो हमारा सिलेंडर हेड होता है एल्यूमिनियम एलॉय के बनाने के क्या क्या उसके लाभ हैं, चलिए आज उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो एल्यूमिनियम एलॉय का जब चुनाव करते हैं सिलेंडर हेड बनाने के लिए, तो इसलिए करते हैं, इसका लाभ ये है कि इसकी जो हीट कंडक्टिविटी है, ऊष्मा चालकता, वह बहुत अच्छी है। इससे जो हीट है, इंजन सिलेंडर का जो हीट है वो सिलेंडर हेड में चला जाता है। कंबशन चेंबर में जब ईंधन जलता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस हीट को, उस तापमान को हमें इस इंजन से बाहर वायुमंडल में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो ये जो हीट है वो सिलेंडर हेड, पिस्टन, इनसे हो करके बाहर वो सिलेंडर हेड से वो बाहर वायुमंडल में विसरित हो जाता है अगर एयर कूल्ड है, और अगर वाटर कूल्ड है तो पानी के सहारे वो रेडिएटर में जा करके वायुमंडल में ही विसरित होता है। तो इसका जो हीट कंडक्टिविटी है, ऊष्मा चालकता, वो बहुत अच्छी है, इसलिए इसका चुनाव किया जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि इसका जो वेट है वो लाइट वेट होता है। जो एल्यूमिनियम एलॉय है इसका चुनाव इसीलिए किया जाता है कि इसका जो मटेरियल है वो एक एलॉय मिश्र धातु है। जो एल्यूमिनियम है उसके साथ में कुछ कॉपर, कुछ टिन, इस तरह से उसका एक कंपोजिशन तैयार किया जाता है, एक मिश्रण तैयार किया जाता है, तब जाकर वो एल्यूमिनियम एलॉय बनता है। तो ये जो एल्यूमिनियम एलॉय है, मिश्र एक धातु है, तो जब इसका उपयोग हम करते हैं तो ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी है और काफ़ी ये मजबूत भी है। अगर प्योर हम एल्यूमिनियम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मेटल हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा हार्डनेस लाने के लिए हमने उसको एलॉय कर दिया, उसमें कुछ मटेरियल हमने ऐड कर दिया। आगे है वेल कूलिंग। इसकी जो इस मटेरियल को यूज़ करने से जो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वह अच्छे तरीके से कार्य करता है। और इस मटेरियल का उपयोग जब हम सिलेंडर हेड बनाने के लिए करते हैं तो हमारा जो रेडिएटर है वो स्मॉल हो जाता है। स्मॉल रेडिएटर, जो छोटे साइज का रेडिएटर है, वह उपयोग में लाया जाता है। अधिक बड़ा रेडिएटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कास्ट आयरन का यूज़ करते तो हमारा जो रेडिएटर है वह बड़ा होता, क्योंकि जो इसका जो कूलिंग है वह भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि जो कास्ट आयरन है वह, उसकी जो ऊष्मा चालकता है वह एल्यूमिनियम एलॉय से बना जो सिलेंडर हेड है इसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम है। अतः इसलिए हमें जो एल्यूमिनियम एलॉय से बना जो सिलेंडर हेड है हमें उपयोग करना होता है। इसका लाभ और भी है कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो कंप्रेशन अनुपात है, कंप्रेशन अनुपात तथा अधिक शीतलन के कारण जो पावर आउटपुट है वह अधिक होता है। इससे हमारा जो ईंधन है उसका जो खर्च है वो भी कम आता है। हमारा जो इंजन है, जो हीट है यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बड़ी आसानी से हम बाहर वातावरण में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो इंजन का जो ताप है वो मेंटेन रहता है। इससे जो हमारा पावर आउटपुट है वह हमें अधिक से अधिक मिलता है। ईंधन की खपत भी है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण बिना डेटोनेशन के इसका जो कंप्रेशन अनुपात बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एक और कारण ये है कि एल्यूमिनियम एलॉय है, इससे जो डेटोनेशन होता है, ईंधन जब कम्बशन चेंबर में जलता है तो प्री इग्निशन होता है, ईंधन के जलने से एक शोर पैदा होता है, एक खटकन पैदा होता है, ठीक है, जिसको हम नॉकिंग, डेटोनेशन ये सब कहते हैं। तो उस खटकन का जो शोर है उसको नॉकिंग कहते हैं। और जो जो झटका जो पैदा होता है, तो वो जो नॉकिंग और डेटोनेशन है वो इस मिश्रण एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ जो हेड है वो थोड़ा सा उसको एब्जर्व कर लेता है। इससे इसका जो कंप्रेशन जो अनुपात है उसको हम बढ़ा सकते हैं।
कंप्रेशन अनुपात बढ़ाने से जो ईंधन है वो और तीव्र गति से जलेगा, और तीव्र गति से अगर जलेगा तो धमाका भी तेज होगा। तो इससे ये एक फायदा हो जाता है कि ये जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तो जो डेटोनेशन है वो कम हो जाता है। तो आइए इसके डिसएडवांटेज, इसके हानि के बारे में चर्चा करते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ फैब्रिकेटिंग सिलेंडर हेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय से बने जो सिलेंडर हेड है उसे, उसकी क्या हानियां हैं इस सिलेंडर का उपयोग जब हम करते हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ, जैसे इस मटेरियल की जो कीमत है वह अधिक होती है, इसलिए इसका जब हम यूज़ करते हैं तो इससे बना जो सिलेंडर हेड है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, वो महंगा हो जाता है। और दूसरी हानि ये है कि टाइट करते समय ये अक्सर टेढ़ा होने लगता है। जैसे सिलेंडर हेड को जब भी सिलेंडर ब्लॉक के साथ में जब टाइट करते हैं, तो उसके जो ऊपर जो बोल्ट होते हैं, सिलेंडर हेड को जब हम सिलेंडर ब्लॉक के साथ में टाइट करते हैं तो हमेशा क्रॉस वाइज कसा जाता है। जैसे यहाँ बोल्ट है, यहाँ बोल्ट है, यहाँ बोल्ट है, कुछ यहाँ पे इस तरह के बोल्ट होते हैं, तो हमेशा इसको इस तरह से क्रॉस वाइज कसा जाता है एक दूसरे के। तो ये तरीके को अपनाते हुए हमेशा जो टाइट करते समय सिलेंडर हेड को सिलेंडर ब्लॉक के साथ, तो इससे टेढ़ा होने का भय इसमें नहीं होगा। अगला है कि स्पार्क प्लग तथा वाल्व के लिए लाइनिंग बनाने की आवश्यकता होती है। एक खोखला एक स्लीव होता है, तो इस तरह का एक लाइनिंग जो कास्ट आयरन का बना होता है, एक तरह से आप समझ सकते हो कि खोखली एक पाइप नुमा एक पार्ट है, पाइप नुमा, जो किसका बना हुआ है, कास्ट आयरन का बना हुआ है। तो जिस स्थान पर इंजेक्टर होता है या स्पार्क प्लग होता है या जहाँ पे वाल्व लगता है, कहाँ, सिलेंडर हेड पर, क्योंकि सिलेंडर हेड हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, एल्यूमिनियम एलॉय का। तो वहाँ पे अगर थ्रेड बनाएंगे तो, या जब वाल्व जो है ऊपर नीचे जब चलेगा, तो क्या होगा कि हमारा जो सिलेंडर हेड है वो एल्यूमिनियम एलॉय का है, और वाल्व किस मटेरियल का बना हुआ है, क्रोमियम स्टील का बना हुआ है। या तो जब ये सॉरी एलॉय स्टील का वाल्व बना होता है, तो वाल्व जब ऊपर नीचे जब चलता है तो वाल्व कम घिसेगा और सिलेंडर हेड घिस जाएगा। तो सिलेंडर हेड घिसेगा तो सिलेंडर हेड को बदलना या उसका मरम्मत करना कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए उस घिसावट को कम करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का एक छोटा छोटा ट्यूब, पाइप का खोखला ट्यूब, ठीक है, जिसको हम लाइनिंग कहते हैं, उस वाल्व के स्टेम के साइज पे, ठीक है, जिस स्थान पर सिलेंडर हेड पे वाल्व लगना है वहां पर थोड़ा सा मटेरियल हटा करके हम इस लाइनिंग को वहां पे प्रेस फिट कर देते हैं, और जो वाल्व का जो स्टेम है वो सिलेंडर हेड के साथ न घिसाव होकर के इस कॉस्ट आयरन से बना हुआ जो लाइनिंग है इसके बीच में वो ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर स्पार्क प्लग जहाँ पे लगाया जाता है, तो स्पार्क प्लग को समय समय पर मरम्मत करने के लिए खोलना होता है, कार्बन साफ करना होता है। तो इस तरह से बार बार उसको खोलने और कसने के लिए क्या होगा कि स्पार्क प्लग का जो थ्रेड है वो स्टील का बना होता है, और जो हमारा सिलेंडर हेड है वो एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है। तो दोनों के जो थ्रेड हैं आपस में बार बार एक दूसरे से घर्षण करेंगे, तो स्पार्क प्लग जो है वो तो खराब नहीं होगा, लेकिन सिलेंडर हेड का जो थ्रेड है वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर उसको मरम्मत करने में
हमें काफ़ी दिक्कत आएगी और उसको बदलना और भी महंगा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस तरह का एक खोखला ट्यूब, जिसको हम लाइनिंग कहते हैं, उसके अंदरूनी जो सुराख है वहाँ पे हम स्पार्क प्लग के अनुरूप थ्रेड काट लेते हैं और जिस स्थान पर स्पार्क प्लग लगना है इस लाइनिंग को वहाँ पर प्रेस फिट कर देते हैं। प्रेस फिट जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाया हुआ था, लिमिट फिट और टॉलरेंस में, तो फिट कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एक फिट हम करेंगे इसको कि एयर टाइट हो, वहाँ से कोई लीकेज होने की संभावना ना हो। तो ये होता है लाइनिंग फिट करने की आवश्यकता होती है। और अगला हानि है कि पिस्टन और सिलेंडर की पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच में हमें क्लियरेंस अधिक रखना होता है। यहाँ पे हमें सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच, मतलब जब पिस्टन टीडीसी पर हो तो ऊपर सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच क्लियरेंस जो वो पर्याप्त हो, और पिस्टन और सिलेंडर की जो दीवार है वहाँ पे भी क्लियरेंस जो है वो पर्याप्त हो, और पिस्टन पर जो चढ़ाया गया जो रिंग है, तो दो जो रिंग है उसके जो सिरे होते हैं इस तरह से होते हैं, तो ये जो गैप है ये हमें अधिक रखना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऊष्मा है, हीट है, उसके कारण इसका जो आयतन है वो वृद्धि करने लगता है। किसका? क्योंकि ये पिस्टन जो है वो अधिकतर ये भी एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं, सिलेंडर हेड ये भी एल्यूमिनियम एलॉय का अगर बना हुआ है, तो ये सभी अपने आयतन में बहुत जल्दी विस्तार करेंगे। तो उस विस्तार की आपूर्ति के लिए यहाँ पे क्लियरेंस हमें अधिक रखना होता है। कितना रखना होता है वो आगे हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। और एक हानि होती है कि सिलेंडर हेड में भी कई पार्ट जो होते हैं वो उसमें लगाए जाते हैं आवश्यकता अनुसार, तो हमें थ्रेड बना करके वहाँ पे टाइट करने की आवश्यकता होती है, बोल्टिंग करने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पार्ट को जब वहाँ पे हम टाइट करते हैं तो सिलेंडर हेड या कोई भी मटेरियल है जो एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है, वहाँ पे हम थ्रेड बना करके उसमें जब हम बोल्टिंग करते हैं तो बोल्ट जो होता है वो हमारा जो स्टील का बना होता है, तो वहाँ पर अगर आवश्यकता से अधिक टार्क पे हम अगर कस देते हैं तो जो मटेरियल है एल्यूमिनियम एलॉय का वो सॉफ्ट होता है और उसका जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब ऐसी परिस्थिति आए कि एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ जो सिलेंडर हेड है वहाँ पे कोई चीज़ अगर हमें टाइट करनी है, जैसे अगर टैपिट कवर हो गया या रॉकर आर्म असेंबली हो गया, सिलेंडर हेड के ऊपर ओवरहेड वाल्व को ऑपरेट करने के लिए भाई उनको माउंट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जब उनको हम टाइट करें तो स्पेशल जो टूल आता है टार्क रेंच, तो उसमें हम टार्क जो है वो लिमिट कर लें और उसके अनुसार फिर उसमें हम सेट करके टाइट करें, अन्यथा नट बोल्ट के ख़राब होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। सॉरी, नट बोल्ट के ख़राब होने के नहीं, सिलेंडर हेड का जो थ्रेड है वो ख़राब हो सकते हैं। नट बोल्ट तो स्टील के बने हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर हेड के फॉल्ट केसेस एंड रेमेडीज ऑफ सिलेंडर हेड। जो हमारा जो सिलेंडर हेड है, इस हेड के दोष, कारण और उसके उन दोषों को कैसे हम दूर करें उस निवारण के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। एक अगर प्रॉब्लम आता है इंजन में ओवरहीटिंग, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंजन जो है वह सही है, चलते चलते कुछ समय पश्चात वो ओवरहीट करने लगता है। जो डैशबोर्ड है वहाँ पर हमें ओवरहीट का जो सिंबल है वो बार बार दिखाई देता है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि जो हमारा जो सिलेंडर हेड है, इस सिलेंडर हेड का ये जो कंबस्शन चैम्बर है पिस्टन के ऊपर, इस कंबस्शन चैम्बर में जो कार्बन है वह अधिक मात्रा में जम गया है। ये जो है कार्बन क्या करता है
कि जब दहन होता है तो जो हीट प्रोड्यूस जो होता है, उस हीट को सिलेंडर की दीवार और सिलेंडर हेड इसमें जाने के लिए एक अवरोध पैदा करता है, एक ब्रेकर का काम करता है। तो ये जो ऊष्मा का जो चालकता है, जो ट्रांसफर है, सॉरी, ऊष्मा जो है का जो स्थानांतरण है, हीट ट्रांसफर, वह सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे जो जमी जो कार्बन है कंबस्शन चेंबर में, उस कार्बन को इंजन से बाहर निकालना अनिवार्य है। तो समय समय पर सिलेंडर हेड को खोल करके कंबस्शन चेंबर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट और एग्जॉस्ट जो पोर्ट हैं, जो वाल्व हैं, इनको हमें खोल करके सिलेंडर हेड की डीकार्बोनाइजिंग करनी चाहिए। अगला जो फॉल्ट है सिलेंडर हेड का बैंड हो जाना या टेढ़ा हो जाना। तो सिलेंडर हेड जो है, सिलेंडर हेड का ये जो नीचे का जो तल है, जहाँ सिलेंडर ब्लॉक से उसको मिला करके हमें टाइट करना होता है, तो वो सरफेस जो है बिल्कुल समतल होता है। अच्छी तरह से उसको मशीनिंग किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, और सिलेंडर ब्लॉक पर उसको हेड गैस्केट के साथ में उसको टाइट किया जाता है, ताकि जो कंबशन चैम्बर है वह एयर टाइट किया जा सके, उसको पूरी तरह से सील किया जा सके। तो अक्सर ऐसा होता है कि हेड में एक से अधिक बोल्ट जो है वो लगे होते हैं, तो सभी बोल्टों को टाइट करने का एक विशेष नियम है। किसी भी पार्ट में जब अधिक बोल्ट लगे होते हैं या नटों से उसको जब टाइट किया जाता है, एक से अधिक नट उसमें लगे हुए हैं चारों तरफ, तो किसी भी 1 2 3 4 5 6, अगर सर्कल कोई पार्ट है तो सिलेंडर हेड जो है होता है हमारा अधिकतर इस तरह से चौकोर या आयताकार होता है, तो उसमें कई बोल्ट होते हैं। तो किसी को भी अगर हम एक साइड को अगर हम टाइट करते जाएं, तो इधर जो है इस वाला जो पोर्शन है इस साइड का, वो सिलेंडर ब्लॉक के साथ में टाइट होता चले जाएगा, लेकिन इस साइड जो गैप है वो बढ़ते चला जाएगा। सिलेंडर हेड को जब हम इस तरफ के 1 या 2 बोल्टों को ही एक एक पूरी तरह से अगर हम टाइट कर दें, तो ये जो हिस्सा है वो सिलेंडर हेड से पूरी तरह से चिपक तो जाएगा, लेकिन जो दूसरा और दूसरी साइड है वो खुलता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लिया जाए यहाँ पे इस तरफ 2 बोल्ट हैं और इस तरफ 2 बोल्ट हैं। अगर हम इस तरफ के बोल्टों को हम सिलेंडर हेड गैस्केट के साथ में लगा करके ब्लॉक के साथ में जब बिठाते हैं, तो अगर इस तरफ के 2 बोल्टों को या एक बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं, तो वो तो सिलेंडर ब्लॉक के साथ में पूरी तरह से चिपक जाएगा, लेकिन ये वाला जो साइड है यहाँ पे गैप हो जाएगा, खुलते जाएगा। तो जब इधर को टाइट करेंगे तो टार्क बढ़ते जाएगा और ये जो गैप है वो बंद नहीं होगा, और उस गैप को बंद करने के चक्कर में इस बोल्ट को हम अधिक टाइट करेंगे और ये जो हमारा सिलेंडर हेड है वो बैंड हो जाएगा और बोल्ट भी टूट सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो यहाँ पे गैस्केट से लीकेज होने की पूर्ण संभावना होगी। अतः हमें ये ध्यान देना है कि अधिकतर जब हेड को टाइट किया जाता है तो क्रॉस वाइज टाइट किया जाता है। बीच से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो 2 बोल्ट है इसको हम थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे। इस तरह से इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और किसी भी बोल्ट को या नट को एकाएक पूर्ण जो उसका निश्चित टार्क है वहां तक कभी भी एकाएक नहीं टाइट करना चाहिए। थोड़ा 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 थोड़ा, कम से कम 3 चक्र में पूरा जो टार्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 3 राउंड होना चाहिए। थोड़े इसको टाइट किए, थोड़े इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, 1 राउंड हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा हम सभी को टाइट करते हैं उसी नियम से क्रॉस वाइज, फिर 2 हो गया, फिर तीसरा जो राउंड है इस तरह से हम फाइनल उसको टाइट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सिलेंडर हेड जो है वो सिलेंडर ब्लॉक के साथ में पूरी तरीके से सिलेंडर
हेड और ब्लॉक के बीच में जो गैस्केट है वो अच्छे तरीके से दोनों पार्टों के बीच में एक एयर टाइट आवरण तैयार करता है, अच्छे तरीके से वो टाइट हो पाता है। सिलेंडर हेड जो है ये टेढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है। तो अगला हमारा जो फॉल्ट है सिलेंडर हेड में क्रैक हो जाना। तो सिलेंडर हेड जब बनाया जाता है तो उसमें कई सारे खोखले रास्ते होते हैं, वाटर जैकेट्स बनाए जाते हैं, वाल्वों के लिए स्थान बनाया जाता है, कंबस्शन चेंबर बनाया जाता है, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर या हीटर प्लग के लिए स्थान बनाया जाता है, इनलेट पोर्ट होते हैं, आउटलेट पोर्ट होते हैं, बोल्टों के लिए सुराग बनाया जाता है। मतलब उसका जो बनने का जो प्रक्रिया है बहुत पेचीदा होता है। तो मटेरियल को जब कास्टिंग करते हैं तो उस समय भी कुछ उसमें खामियां आ सकती हैं। तो कहीं पर मटेरियल जो है वो कम या कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। तो इससे भी जो सिलेंडर हेड है उसमें क्रैक आने की संभावना है। जब उसको बनाया जाता है उस समय तो शायद उसमें क्रैक ना पता चले, लेकिन जब उसको यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे जब उसको सिलेंडर ब्लॉक के साथ में फिट किया जाता है तो यहाँ पे हीट इतना अधिक होता है, इतना शोर होता है कि उस प्रेशर और उस गर्मी को ये सिलेंडर हेड सह ना सके और जो कमज़ोर हिस्सा है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, तो ये स्थिति भी हो सकती है। और दूसरा, अगर सिलेंडर हेड को हम खोल रहे हैं या उसमें मरम्मत का कार्य कर रहे हैं, अगर अचानक या किसी कारणवश ये सिलेंडर हेड किसी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तो भी उसमें क्रैक होना संभव है। और कब हो सकता है, अगर इंजन हमारा ओवरहीट है और उस समय उसको ठंडा करने के लिए अचानक से हम उसमें ठंडा पानी छिड़क देंगे तो जो उसका ये जो गर्म जो सिलेंडर हेड है या इंजन है अचानक से ठंडा होने पर उसके जो कण हैं आपस में एकाएक सिकुड़ जाएंगे और एक दूसरे का जो संबंध है, एक दूसरे को जो पकड़ने की जो क्षमता है उसको वो खो बैठेंगे और जो सिलेंडर हेड है वो चटक जाएगा, क्रैक हो जाएगा कहीं से। इस दोष से बचाव के लिए कभी भी जब सिलेंडर हेड को खोला जा रहा है या उसको फिट किया जा रहा है तो हमेशा पूर्ण सावधानी के साथ ही ये जो सिलेंडर हेड है इसको सिलेंडर ब्लॉक में फिट करें या खोलें। उसको कभी भी ऊंचाई से उसको गिरने ना दें या किसी अन्य पार्ट को सिलेंडर हेड के ऊपर भी गिरने ना दें। और जब भी कभी इंजन किसी कारणवश ओवरहीट हो जाता है तो बाहर से उसको पानी जो है उस पर छिड़कने का प्रयास ना करें, इंजन को बंद कर दें और उसको अपने आप उसको ठंडा होने दें। जब ऐसा हो जाए तो नज़दीकी जो वर्कशॉप है वहाँ जाएं, उसका मरम्मत कराएं और या उसका जो भी खामी है उसकी जांच कराएं। ठीक है।